हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद वर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 का अध्ययन आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले वैद्युत संयोजकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत संयोजकता क्या होती है? परमाणुओं के मध्य वैद्युत संयोजक बंध बनने में परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। वैद्युत संयोजक बंध तभी बनेगा जब कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड का। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम परमाणु 1 है और 2 फ्लोरीन परमाणु है। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और फ्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और दोनों फ्लोरीन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से मैग्नीशियम और फ्लोरीन दोनों अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और फ्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम परमाणु पर 2 यूनिट धनावेश आ जाता है और चूंकि 2 फ्लोरीन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए फ्लोरीन परमाणु पर 1 ऋणावेश आ जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। कोई भी 2 परमाणु होंगे और उन दोनों परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा हो, चाहे वो 1-1 इलेक्ट्रॉन का बराबर साझा हो, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा हो या 3-3 इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा हो, तब उनके बीच में सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। बाह्य कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और हीलियम जैसी अक्रिय संरचना को बनाते हैं। इसी तरह क्लोरीन अणु में हम देखते हैं 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो दोनों क्लोरीन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है। बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन अणु में हम देखते हैं 2 नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इसका करेंगे तो 2 और 5 यानी बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन को स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों नाइट्रोजन परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी कर लेते हैं और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सहसंयोजकता। तो सहसंयोजकता क्या होती है? परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनने में परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। कोई 2 परमाणु हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी करेंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कहा जाता है उस तत्व की सहसंयोजकता।
जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे थे हाइड्रोजन अणु में, तो हाइड्रोजन की जो साह संयुक्ता होगी वो एक होगी। इसी तरह क्लोरीन अणु में हमने देखा कि दोनों क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी कर रहे थे, इसलिए क्लोरीन की जो साह संयुक्ता होगी वो एक होगी। तो साह संयोजक बंध जो होता है, साह संयोजक बंध दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आध्रुवीय साह संयोजक बंध। आध्रुवीय साह संयोजक बंध का क्या होता है? जब समान परमाणुओं के बीच में कोई साह संयोजक बंध बनता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य स्थित होते हैं। परमाणुओं के मध्य बने इस प्रकार के साह संयोजक बंध को आध्रुवीय साह संयोजक बंध कहते हैं। कोई दो परमाणु होंगे और वो समान होंगे। जब समान होंगे तो उनके बीच में अगर साह संयोजक बंध बनता है तो साह संयोजक बंध जो बनेगा उसमें साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो समान होती है। तो जब समान परमाणु होंगे और वो आपस में मिल करके किसी अणु का निर्माण करेंगे तो ऐसे बांड को जो उनके बीच में जो साह संयोजक बंध बनेंगे उसको हम कहेंगे आध्रुवीय साह संयोजक बंध। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अणु हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी कर रहे हैं। दोनों के बीच में साह संयोजक बंध का निर्माण हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन मध्य में स्थित हैं। तो कोई भी साह संयोजक बंध है अगर समान परमाणुओं के बीच में बन रहा है तो साझे के जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित होंगे। दूसरा जो हमारा बंध है वो है ध्रुवीय साह संयोजक बंध। ध्रुवीय साह संयोजक बंध क्या होता है? जब असमान परमाणुओं के मध्य कोई साह संयोजक बंध बनता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। परमाणुओं के मध्य बने इस प्रकार के बंध को ध्रुवीय साह संयोजक बंध कहते हैं। जब अलग अलग परमाणु होंगे तो एक परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो दूसरे परमाणु से अलग होगी। ऐसी स्थिति में अगर उन दोनों परमाणुओं के बीच में साह संयोजक बंध का निर्माण हो रहा है तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है वो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, यह Cl है। तो इसमें हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं चूंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ध्रुवीय साह संयोजक बंध का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे उपसाह संयोजक बंध। और उपसाह संयोजक बंध क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की एक तरफा साझेदारी से बने बंध को उपसाह संयोजक बंध कहते हैं।
यहाँ पर दो परमाणुओं के बीच में साझा होगा, लेकिन वो साझा कैसा होगा? एक तरफा साझा होगा। इसमें एक परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को देगा, लेकिन उस दूसरे परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो इस तरह की साझेदारी को हम कहते हैं एक तरफा साझेदारी। उपसहसंयोजक बंध जो होता है उसको तीर से प्रदर्शित किया जाता है। तीर का जो पिछला सिरा होता है वो दाता परमाणु की ओर होता है और अगला सिरा ग्राही परमाणु की ओर होता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको कहा जाता है दाता, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसको कहते हैं ग्राही। जैसे हम यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में एक परमाणु सल्फर का है और 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सल्फर के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को स्थायी होने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखेंगे एक ऑक्सीजन परमाणु, दोनों ऑक्सीजन परमाणु सल्फर से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और स्थायी हो जाते हैं, लेकिन सल्फर को केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए ये किसी एक ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सल्फर और ऑक्सीजन, एक सल्फर ऑक्सीजन जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, और एक सल्फर जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, वहाँ पर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इसी तरह अमोनियम आयन है NH4+, तो हम इसमें देखते हैं कि 4 हाइड्रोजन है जिसमें एक हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अन्य 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेकर के अपने स्थायित्व को पूरा करते हैं, और एक हाइड्रोजन जिसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से ले लेता है और अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले रहा है उसके बीच में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अब हम इसी में पढ़ेंगे उपसहसंयोजकता। तो उपसहसंयोजकता क्या होती है? परमाणुओं के मध्य उपसहसंयोजक बंध, परमाणुओं के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनने में परमाणु द्वारा प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की उपसहसंयोजकता कहलाती है। ठीक है। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसमें पूछा जाता है बोर्ड में कि वैद्युत यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिकों में तुलना करिए, या तो फिर अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों के गुण लिखिए, विशेषताएं बताइए, सहसंयोजक यौगिकों के गुण और उपसहसंयोजक यौगिकों के। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक यौगिकों के गुणों में तुलना। तो हम जानते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं उनके क्रिस्टल धनायन तथा ऋणायन से बने होते हैं। जैसे हमने देखा NaCl का एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में दिया था। मैग्नीशियम क्लोराइड का आज हमने देखा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2+ और 2Cl- से बना है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड Na+Cl- से बना है। तो जो भी वैद्युत संयोजक यौगिक होंगे वो धनायन और ऋणायन से मिल करके बने होंगे। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनके जो क्रिस्टल होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं। जैसे हमने अभी देखा हाइड्रोजन अणु है, ऑक्सीजन अणु है, नाइट्रोजन अणु है, मीथेन अणु है। इसी तरह उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है इनके क्रिस्टल जालक भी अणुओं से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं वो समावयवता के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। समावयवता क्या होती है? यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, तो ऐसे गुण को समावयवता कहते हैं। तो वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं वो समावयवता के गुण को प्रदर्शित
नहीं करते हैं। सहसंयोजक यौगिक समावयवता के गुण को प्रदर्शित करते हैं और उपसहसंयोजक यौगिक ये भी समावयवता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट है वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं जल में विलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। जब वैद्युत संयोजक यौगिकों को हम जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, जल में विलेय होते हैं। लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं जल में अल्प विलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। चौथा पॉइंट, जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं उसका भी कारण है। कभी कभी क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों से उच्च होते हैं। तो उसका कारण है कि वैद्युत संयोजक जो यौगिक होते हैं वो प्रबल स्थैतिक बल जो है उसमें पाया जाता है और वो बल बहुत मजबूत होता है जो आयनों को आपस में जोड़े रखता है। उसको तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्थिर वैद्युत बल के कारण जो है वैद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। उसका भी कारण है क्योंकि सहसंयोजक यौगिक जो है दुर्बल वांडर वाल बल पाया जाता है। इनके अणु में परमाणुओं के बीच में दुर्बल वांडर वाल बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और ये दुर्बल वांडर वाल बल बहुत ही कमज़ोर होता है, आसानी से टूट जाता है, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। लेकिन उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है इसके गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों से तो उच्च होते हैं लेकिन वैद्युत संयोजक यौगिकों से निम्न होते हैं। पांचवा पॉइंट है ये गलित अवस्था में जो वैद्युत संयोजक यौगिक होता है गलित अवस्था में या विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। गलित अवस्था हो या विलयन हो, अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं गलित अवस्था में होंगे या विलयन में होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे, लेकिन सहसंयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है और उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं ये गलित अवस्था में विद्युत के मंद चालक होते हैं। ओके, थैंक्स।